नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नक्सलवाद की बड़ी समस्या को लेकर। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को फिर से एक बार बड़ी सफलता मिली है। तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाल दिए हैं। नक्सल मोर्चे पर इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन में अभी 23 दिन बचे हुए हैं। लगातार नक्सली मुख्य धारा से अब ऐसे में जुड़ भी रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। 31/3/2026 हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त मित्रों, आज मैं फिर से इस मंच का उपयोग करते हुए देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं। 31/3/2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। तिरुपति से पशुपति तक का रेड कॉरिडोर का स्वप्न देखने वाले लोगों को पूर्ण रूप से परास्त कर हमारे सुरक्षा बल अपना प्रभुत्व स्थापित करें। देश में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार की तय सीमा अब नजदीक है। हर बीतते दिन के साथ नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन कम होता जा रहा है और हर दिन के साथ सुरक्षा बलों का एक्शन और भी तेज हो रहा है। लगातार कार्रवाई का असर है कि नक्सली ढेर भी हो रहे हैं और तेजी से सरेंडर भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद में शनिवार को एक साथ 130 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने 130 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इस सामूहिक आत्मसमर्पण को नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरेंडर करने वाले नक्सलियों में छत्तीसगढ़ के 125, तेलंगाना के 4 और आंध्र प्रदेश का 1 नक्सली शामिल है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में संगठन के कई बड़े पदों पर कार्यरत सदस्य भी शामिल हैं। समर्पण करने वालों में 3 स्टेट कमेटी मेंबर, 10 डिविजनल कमेटी सदस्य, 46 एरिया कमेटी सदस्य और 76 दलम सदस्य शामिल बताए जा रहे हैं। आज समर्पण के दौरान नक्सलियों ने बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार भी सरेंडर किए हैं। सौंपे गए हथियारों में 1 इंसास LMG राइफल, 31 AK-47 राइफल, 21 इंसास राइफल, 20 SLR राइफल शामिल है। नक्सल सरेंडर के बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि महात्मा गांधी के देश में हिंसक और सशक्त आंदोलन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरेंडर करने वाले 130 में से 125 नक्सली छत्तीसगढ़ के हैं। इसे छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के लिए भी बड़ी सफलता माना जा रहा है। तेलंगाना में बटालियन 1 जो हमारे यहाँ बड़े ही आतंकों का पर्याय बन चुका था, उसके सारे लोगों ने पुनर्वास किया है। बस्तर की बड़ी टीम है उसमें और उन्होंने जाकर के तेलंगाना सरकार के सामने सरेंडर किया है, पुनर्वास किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूं, मैं हृदय से बधाइयां देता हूं और इस बात को कहता हूं कि बस्तर में मूल रूप से पूर्ण शांति के लिए जो आवश्यक था उसमें से ये हुआ है। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे नक्सलवाद के खात्मे की केंद्र सरकार की डेडलाइन नजदीक आ रही है, उतनी ही तेजी से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। हाल ही में नक्सलियों के टॉप लीडर में से एक देवजी ने सरेंडर किया था। अब नक्सलियों के गिने चुने लीडर ही बचे हैं, जो सुरक्षा बलों से बचने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो नक्सलवाद को लेकर हमारी आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। देखिए, मात्र अब 23 दिन बचे हुए हैं और 23 दिन यानी कि इसके बाद नक्सलवाद का अंत हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पीके मिश्रा जी हमारे साथ, पूर्व एडीजी
बीएसएफ से जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करती हूं मैं एनडीटीवी पर। पीके सर, मैं आपसे जानना जी चाहूंगी कि देखिए, नक्सलवाद जो दशकों की समस्या है, कई सरकारें आई लेकिन इस समस्या का अंत, या यूं कहा जाए कि जड़ से कोई भी सरकार खत्म नहीं कर पाई। लेकिन अब 23 दिन चूंकि बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नक्सलवाद जो है अभी भी जिंदा है। सर, क्या लगता है 23 दिन क्या वाकई में खत्म हो जाएगा नक्सलवाद? देखिए, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, यह नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है 31 मार्च को, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बताया है। लेकिन जब चारू मजूमदार ने उठाया था अपना सिर बंगाल में, वेस्ट बंगाल ने चारू मजूमदार का पूरे ग्रुप को पकड़ चुका था। 1973, 74, 75 तक पूरी के पूरे सफाया हो गया था। अब यही चीज जो है, जब अमित शाह जी ने बोले हैं और जिस तरीके से ऑपरेशन हमारा चल रहा है और जिस तरीके से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरीके से सैटेलाइट और ड्रोन्स का मदद लिया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, जिस तरीके से फॉरवर्डिंग ऑपरेशन बेसिस हमारा सरंडा, आबुसमार और इसके अंदर में हम उनके एरिया में बैठे हुए हैं, और पर्टिकुलरली कराईगुड़ा हिल के ऊपर अभी हमारे जो फोर्सेस है वो बैठे हुए हैं। जिस तरीके से फर्स्ट पीएलजीए का कमांडर जो माधवी हिडमा को मारा गया, जिस तरीके से देवजी आत्मसमर्पण किया, जिस तरीके से आज हुआ 130 नक्सलाइट का सरेंडर, उसमें पीएलजीए का पूरे के पूरे थे, जिसमें 126 वेपन उनके साथ आत्मसमर्पण किया गया। उसमें बहुत ऑटोमेटिक वेपन भी था, आप खुद ही बता रहे थे। एके था, उसके साथ एसएलआर भी था, उसके साथ इंसास भी था, उसके साथ एलएमजी भी था, उसके साथ 5200 अम्यूनिशन भी था। और उसमें जो लीडर्स थे, उसमें स्टेट लेवल के 3 थे, एक रीजनल लीडर थे, और उसमें 10 डिविजनल लीडर्स थे, और 46 जो थे एरिया लीडर्स थे। तो ये सोचने का बात है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कंप्लीटली क्लियर हो गया, और ये ग्रुप जो है, जो छत्तीसगढ़ के थे 125, ये छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि हिडमा मर जाने के बाद छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, कराईगुड़ा पार्ट 2 ऑपरेशन चल रहा है, सब वहां से छत्तीसगढ़ से भाग रहे हैं, क्योंकि आबुसमार के अंदर, उनके एरिया के अंदर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, और उनको कोई जगह नहीं है कि वो वहां रिक्रूटमेंट करे, या वहां पर ट्रेनिंग करे, या वहां पर फंडिंग आए, या वहां पर वेपन्स आए। ये सब कुछ उनका बंद हो चुका है, और उनका जो इन्फॉर्मर्स थे, कोई इन्फॉर्मर अभी नहीं है। जितने ट्राइबल एरिया थे उसको डेवलपमेंट करके ट्राइबल का जो हार्ट है वो गवर्नमेंट जीत चुका है, और वो मुख्य धारा को आ चुके हैं, और अब समझ गए हैं कि अभी अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, जो कि देवजी को करना पड़ा, देवजी को पता था अगर आत्मसमर्पण नहीं करेगा, जो हिडमा का हुआ वही हालत देवजी का भी होना था, तो उसने आत्मसमर्पण किया। और ये ग्रुप जो आत्मसमर्पण किए, उन्हें पता है अब वो पुलिस से, अब वो सिक्योरिटी फोर्स से नहीं बच सकते हैं। और मैं उनको सैल्यूट करता हूं। हमारा जिस हमारा फोर्स वहां पर ऑपरेट करते हैं, जिस तरीके से इंटर स्टेट बॉर्डर को वो कोऑर्डिनेट करते हैं, और जिस तरीके से इंटेलिजेंस अभी लिया जाता है, और जैसे कि टेक्निकल डेवलपमेंट होता है हमारा ऑपरेशन में, ये बहुत बड़ा कारगर साबित होता है। और हमें उम्मीद है, डेफिनेटली 23 दिन बच गया, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, बंगाल तो अभी खाली हो गया। चारू मजूमदार ग्रुप को सफाई कर गया था, और गोरा सरकार उनका जो ऑपरेशन कमांडर था, जैसे हिडमा था, उसको मैंने ही मारा था 1974 में। लेकिन मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, ये नक्सलाइट्स जो है, ये बिल्कुल भारत मुक्त नक्सल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ऐसा है, 1-2 आदमी तो हर एक जगह रहते हैं। अब वो जो उनका जो मुख्य धारा था, जो उन्होंने माओइज्म जो थे, माओ को फॉलो कर रहे थे, जैसे चारू मजूमदार का ग्रुप था, वो इनके पास नहीं है जी, वो नहीं है। ये सब वायलेंस, ये सब पैसे के लिए ज्वाइन किए हुए, तो इनको पता लग चुका है कि अभी टाइम खत्म हो चुका है, और ये मुख्य धारा को आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इनका जो 4.18 करोड़ का उनके ऊपर था, अभी 4,18,00,000 रुपया जो है
उनको अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो सरेंडर किए हैं उनको पुनर्वास दिया जाएगा, उनका फैमिली को लुक आफ्टर किया जाएगा, उनका बच्चों को पढ़ाई का सुविधा भी दिया जाना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को पता है कि जरूर और 23 दिन में जितने नक्सलाइट जहां पर है वो सरेंडर करेंगे और ये भारत डेफिनेटली नक्सल मुक्त भारत बनेगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं सर कि नक्सलवाद की ये सालों की समस्या जड़ से हमारे भारत से खत्म हो जाए और छत्तीसगढ़ भी मुक्त हो जाए। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं बड़े बड़े यहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं और उसका असर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। शुक्रिया सर समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो नक्सलवाद की समस्या के केवल 23 दिन बचे हुए हैं और 23 दिन के बाद छत्तीसगढ़ जो है नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाएगा। देखिए, तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने आज सरेंडर कर दिया है। इनमें से 125 नक्सली छत्तीसगढ़ से थे और इसे सरेंडर के बाद माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में लाल आतंक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आइए एक नजर डालते हैं नक्सली ऑपरेशन से जुड़े हुए कुछ आंकड़ों पर। आंकड़ों की बात की जाए और बात करेंगे 2025 की, तो देखिए साल 2025 में छत्तीसगढ़ में 99 मुठभेड़ हुई है, जिनमें 256 नक्सलियों का एनकाउंटर किया है। तो वहीं 884 ये आंकड़ा है जिन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें 1562 नक्सलियों ने सरेंडर किया, यानी कि ये तमाम नक्सली जो है वो मुख्य धारा से जुड़े हैं। इसके पहले की बात की जाए, देखिए साल 2004 से 2014, तो देखिए यहां पर 2014 से 2024 के आंकड़ों की बात की जाए तो ये भी आपको आंकड़ा बता देते हैं। 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा 16,463 हुई है, जबकि 2014 से 2024 के बीच में 7,744 यानी 53% की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं जवानों की शहादत की बात की जाए तो साल 2004 से 2014 के बीच 1,851 जवान शहीद हुए, जबकि साल 2014 से 24 के बीच में, यानी कि 2014 के बीच में ये जो 10 साल का समय रहा, इसमें 509 जवान शहीद हुए। वहीं 73% की गिरावट ऐसे में दर्ज की गई है। तो वहीं नक्सली हमले में आम लोगों के मारे जाने की बात की जाए तो साल 2004 से 2014 के बीच में 4,766 लोग मारे गए, ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। तो वहीं साल 2014 से साल 2024 के बीच की बात की जाए तो 1495 आम लोग इसमें मारे गए। इसमें 70% की गिरावट भी दर्ज की गई है। तो देखिए ये तमाम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नक्सलवाद की समस्या खत्म हो रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि मौजूदा वक्त कौन कौन से इस समय बड़े और खूंखार नक्सली फरार चल रहे हैं। तो इसमें अगर बात की जाए, सबसे पहला नाम आता है गणपति का। इसके अलावा ईआरसी का प्लानर मिशिर वेसरा भी हैं, जो कि अभी भी फरार है। ये दो बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सरकार के लिए, हमारे प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। तो देखिए अभी तक फरार है। वहीं नक्सल कमांडर पापा राव की भी सुरक्षा बलों को तलाश है, लेकिन पापा राव का कोई भी अपडेट अब तक सामने नहीं आ पाया है कि पापा राव कहां छिपे बैठे हैं। ये तमाम वो नक्सली आपको बता रहे हैं जो छिपे हुए हैं। आइए अब नजर उन बड़े नक्सलियों के नाम पर भी डालते हैं जो सुरक्षा बलों के हाथों से मारे गए हैं। और इसमें सबसे पहला नाम है नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी मेंबर माड़वी हिड़मा का। इसके अलावा देखिए माड़वी हिड़मा की बात की जाए तो इसके अलावा महासचिव बसवा राजू भी मुठभेड़ में मारा जा चुका है। तो वहीं एक और बड़ा नाम आपको बता दें, जयराम उर्फ चलपति को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। नक्सली सुधाकर की बात की जाए, चाहे नक्सली सुधाकर, इसके साथ ही भास्कर या फिर रेणुका, इसके साथ ही गजराला, ये तमाम वो नाम आपकी स्क्रीन पर हैं जिन तमाम बड़े नक्सलियों को हमारे जवानों ने बड़े ऑपरेशन से ढेर कर दिया है। तो ये तमाम नक्सली ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में अब दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें हिड़मा के एनकाउंटर के बाद नक्सलियों में सरेंडर करने की होड़ मची हुई है। छत्तीसगढ़ जो कभी रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था और इस कॉरिडोर में जाने वाले लोग संविधान के समांतर सत्ता चलाते थे, अब रेड कारपेट पर चल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो कई बड़े और खूंखार नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है और इनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है देवजी का। और इसी से जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए आप। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में तेज कार्रवाई चल रही है। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के अभियानों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। माड़वी हिड़मा के एनकाउंटर के बाद तो
बड़े बड़े नक्सली थर्रा रहे हैं। कुछ सरेंडर के लिए वक्त मांग रहे हैं तो कुछ नक्सली बिना वक्त गवाए ही हथियार डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जारी लड़ाई अब अपने अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच गई। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन को लेकर प्रदेश की विष्णुदेव साय की सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। बीते 2 सालों में सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई, बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजनाओं ने नक्सल मोर्चे की तस्वीर बदल दी। पुनर्वास कर रहे माओवादियों के न सिर्फ रहने, खाने और सुरक्षा की व्यवस्था सरकार कर रही है, बल्कि उनके रोजगार, उनको स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करने का काम, और इतना ही नहीं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनकी शादी ब्याह की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अलावा उनके परिवार के साथ वो जीवन यापन कर सके, इसका भी इंतजाम सरकार कर रही है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा कह चुके हैं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाए। सरकार पूरी ताकत के साथ इस दिशा में जुटी है और बस्तर के सुदूर अंचलों तक संविधान और शासन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी है। माननीय अमित शाह जी ने अगस्त 2024 में ही इस बात की घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक सारा नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा, और हम आप सब देख ही रहे हैं, ये अंतिम पायदानों का विषय है। जब वो बटालियन जिसके नाम से भय खाया करते थे लोग, जो बटालियन बहुत सारे ऐसे हत्याकांडों में अनवरत संलिप्त रहती थी, वो आज पुनर्वास उन लोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज उनका स्वागत है। पिछले 3 वर्षों के आंकड़े नक्सल मोर्चे पर सरकार की सख्त कार्रवाई और बढ़ती सफलता को दर्शाते हैं। जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2026 तक 4,340 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 6 सालों में मुठभेड़ में 3,644 नक्सली गिरफ्तार हुए, जबकि 666 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। आपको बता दें, बस्तर कभी नक्सलियों के आतंक से कांपता था, कभी यहाँ पर गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद नक्सली बैकफुट पर आ गए। मुठभेड़ में नक्सलियों के कई बड़े लीडर मारे जा चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम माडवी हिडमा का है, जो नक्सलियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर था। इसके अलावा बसवा राजू, जयराम उर्फ चलपति, सुधाकर, भास्कर, रेणुका और गजरला रवि को भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। सुरक्षा बलों के लगातार जारी एक्शन की वजह से नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन को देखते हुए अब सुरक्षा बलों ने बचे कुचे नक्सलियों के खिलाफ भी अभियान तेज कर दिया है। एक और जहां सुरक्षा बल के जवान जंगलों में सर्च अभियान तेज कर दिए हैं, लगातार ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने समाज सेवा से जुड़े लोगों को भी इस काम में लगा दिया है कि वो पुनर्वास नक्सलियों का करा सकें और उनको बेहतर सुविधा मिल सके, इसकी जानकारी उन तक पहुंचाएं और उन्हें मुख्य धारा में जुड़वाएं। छत्तीसगढ़, जो कभी रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था और इस कॉरिडोर में जाने वाले लोग संविधान के समानांतर सत्ता चलाते थे, अब रेड कारपेट पर चल रहे हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों की सरकार खुले दिल से स्वागत कर रही है। हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों को संविधान और फूल दिया जा रहा है। तेलंगाना में नक्सली संगठन के महासचिव और पोलित ब्यूरो मेंबर थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी के सरेंडर करने के बाद नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है। देवजी के बाद नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 के ज्यादातर कैडर ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसे में अब हथियार के साथ माओवादियों की लड़ाई लड़ने वालों की संख्या बेहद ही कम बची रह गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक बस्तर में नक्सल संगठन के अलग अलग इलाकों में केवल 200 आम कैडर के नक्सलियों की जानकारी मिल रही है, जो टुकड़ों में छिपे हुए हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच नक्सलियों ने जो अपना जोन बना रखा था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जबकि माड़ डिवीजन और उत्तर बस्तर में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब केवल 3 जिले ही नक्सलवाद से प्रभावित हैं। कुछ नक्सली बस्तर और झारखंड की सीमा पर घने जंगलों में छिपे हुए हैं, जिनके खिलाफ अभियान और तेज कर दिया गया है।
सरकार का संदेश साफ है कि पुनर्वास कर सरकारी योजनाओं का लाभ लो, संवैधानिक तरीके से जीवन यापन करो। नहीं तो अगर जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों से सामना हुआ तो बसवराजू हिड़मा की तरह अंजाम उन 666 नक्सलियों की तरह ही होगा जिन्हें पिछले 1.5 सालों में मुठभेड़ों में न्यूट्रलाइज किया गया है। छत्तीसगढ़ समेत देश को नक्सल समस्या से मुक्त करने का लक्ष्य केंद्रीय सरकार ने तय कर रखा है। 31 मार्च 2026 की इस डेडलाइन के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सहित नक्सल हिंसा प्रभावित राज्यों में बड़ी मजबूती से नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बाकी बचे हुए नक्सली भी जल्द सरेंडर कर देंगे और 31 मार्च से पहले ही लाल आतंक से छत्तीसगढ़ को मुक्त कर लिया जाएगा और विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में एक नाम ऐसा भी है जिसे सुनकर नक्सली थर-थर कांपते हैं। ये नाम है डीआरजी, जो नक्सलियों के लिए काल बनकर उनके गढ़ में घुसता है। डीआरजी के चक्रव्यूह का खौफ नक्सलियों को सोने नहीं देता। आखिर क्या है डीआरजी जिसका नाम सुनकर नक्सली खौफ खाते हैं? रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों के लिए काल बना डीआरजी। डीआरजी की स्ट्रैटेजी और चक्रव्यूह का खौफ। नक्सलवाद से निपटने का डीआरजी मॉडल लाल आतंक का कर रही है खात्मा। देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च की डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नक्सली या तो हथियार डाल रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। और ये सब हुआ है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के दम पर। बस्तर के बिहड़ में अब सिर्फ गोलियों की गूंज नहीं होती, वहां नक्सलियों में डीआरजी की स्ट्रैटेजी और चक्रव्यूह का खौफ दिखाई दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ये एक ऐसी लोकल फोर्स है जो नक्सलियों के गढ़ को घेरकर लाल आतंक का खात्मा कर रही है। नक्सल लीडर बसवराजू जैसे 400 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर करने में डीआरजी की अहम भूमिका इसकी सबसे बड़ी गवाही है। ये कमांडोज शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत हैं। जंगल में बिना रास्ते के रास्ता बना लेते हैं। जहां पानी तक मुश्किल से पहुंचे वहां एक दिन में 50 किलोमीटर पैदल चलकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। अगर कई दिनों तक जंगल में खाना ना मिले तो कंदमूल फल खाकर भी रह सकते हैं। डीआरजी से पहले बस्तर के अलग अलग जिलों में नक्सल ऑपरेशन के लिए छोटी छोटी टीम हुआ करती थी। इनकी संख्या कहीं 50 से 60 तो कहीं 100 से 150 थी। 2015 से पहले बस्तर जिले में इस टीम को क्रैक टीम कहा जाता था। कांकेर में E30 जबकि सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के जवान खुद को कमांडोज कहते थे। नारायणपुर जिले के नक्सल ऑपरेशन में जाने वाले जवान खुद को डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड कहने लगे। ये नाम काफी अट्रैक्टिव था। हर जिले के टीम के अलग अलग नाम भले हुआ करते थे, लेकिन सबका मकसद एक ही था कि नक्सल ऑपरेशन। इसलिए पुलिस विभाग ने तत्कालीन सरकार ने साल 2015 में बस्तर के 7 जिलों में नक्सल ऑपरेशन पर जाने वाली टीम का नाम ऑफिशियल रूप से डीआरजी रख दिया। 2015 से पहले भी इस टीम में सरेंडर्ड नक्सली थे। सलवा जुडूम के दौरान सरेंडर किए नक्सलियों को भी इसमें रखा गया था। वहीं साल 2015 के बाद डीआरजी का विस्तार करने के लिए हर एक जिले में नई भर्तियां शुरू की गई थी। मौजूदा समय में हर एक जिले में 60% सीधी भर्ती के जवान हैं, जबकि 40% सरेंडर कर चुके नक्सली हैं। ऐसा नहीं है कि किसी नक्सली ने आज सरेंडर किया और महीने भर के अंदर उसे हथियार थमा दिए, डीआरजी में शामिल कर दिया गया, बल्कि सरेंडर करने वाले नक्सली जब डीआरजी में शामिल होने की इच्छा जताते हैं तो उन्हें 2 साल से 2.5 साल तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। हालांकि ये कैडर और उनकी वर्तमान स्थिति को भी देखकर निर्णय लिया जाता है कि उनकी गतिविधि देखी जाती है, फिर उन्हें ट्रेनिंग देकर डीआरजी में शामिल कर लिया जाता है। नक्सलियों से जंग लड़ने से पहले जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार किया जाता है। इन्हें जंगल वॉर की स्पेशल कमांडोज ट्रेनिंग दी जाती है। पूरी तरह से जब ये तैयार होते हैं तब इन्हें नक्सलियों से लड़ने उतारा जाता है।
डीआरजी में सिर्फ स्थानीय युवाओं को ही भर्ती का प्रावधान है। ज्यादातर अंदरूनी इलाकों के लड़के भर्ती हुए हैं। इन्हें क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जंगल की मैपिंग, पेड़ पौधे, नदी नालों का अच्छा खासा ज्ञान है, जबकि सरेंडर्ड नक्सलियों को ये पता होता है कि नक्सली अगली ट्रिक कौन सी अपनाएंगे। बस्तर में तैनात अन्य फोर्सेस के मुकाबले डीआरजी जंगल वॉर में इतनी माहिर होती है कि एक ही दिन में 50-50 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। अगर जंगल में खाना ना भी हो तो इन्हें ये पता होता है कि कौन सा पेड़, कौन सा पौधा, कौन सा जंगली कंदमूल, फल इनकी भूख मिटा सकता है, जिसे खाकर वो जंगल में आसानी से कई रातें काट सकते हैं। डीआरजी में तैनात जवान बस्तर के ही हैं। ऐसे में उन्हें हल्बी और गोंडी बोली आती है, जिससे वो अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों के साथ अच्छा तालमेल स्थापित कर लेते हैं। नक्सलियों के खिलाफ सिर्फ पुरुष डीआरजी ही नहीं बल्कि महिला डीआरजी भी जंग लड़ रही है। साल 2019-2020 में सबसे पहले दंतेवाड़ा में महिला डीआरजी का गठन हुआ था। इस टीम का नाम दंतेश्वरी फाइटर्स रखा गया, जिसके बाद सुकमा में भी महिला कमांडोज की टीम बनाई गई, जिसका नाम दुर्गा फाइटर्स है। ये भी ऑपरेशंस पर जाती हैं, नक्सलियों का एनकाउंटर करती हैं। साल 2020 में नक्सलियों ने सुकमा जिले के मिनपा में ऑपरेशन पर निकले जवानों को एम्बुश में फंसाया था, जिसमें 17 जवान शहीद हुए थे। अप्रैल 2023 में नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे डीआरजी जवानों से भरी एक तूफान वाहन को अरनपुर समेली के बीच नक्सलियों ने ब्लास्ट कर उड़ा दिया था। इस घटना में 10 डीआरजी के जवान और एक वाहन चालक शहीद हुए। जनवरी साल 2025 में नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे डीआरजी जवानों से भरी स्कॉर्पियो वाहन को कुटरू बेदरे मार्ग पर अम्बेली के पास नक्सलियों ने ब्लास्ट कर उड़ा दिया था। इस घटना में 8 डीआरजी के जवान समेत एक वाहन चालक की शहादत हुई थी। डीआरजी पर भले ही कई प्रकार के आरोप लगे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों से जुड़े अधिकारी इसे गेम चेंजर के रूप में देखते हैं। डीआरजी जवानों के बलबूते ही कई खूंखार नक्सली या तो सरेंडर कर चुके हैं या फिर मारे जा चुके हैं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट